हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का जो थ्योरी है, हम वेबर की थ्योरीज को कंटिन्यू कर रहे थे। तो उसमें आज हम वेबर की नौकरशाही के सिद्धांत को पढ़ेंगे कि इन्होंने नौकरशाही को क्या बताया है, ये क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो वेबर के अकॉर्डिंग नौकरशाही जो है एक प्रकार का तार्किक, एक संस्तरणात्मक संगठन होता है और इसका उद्देश्य होता है कि जो प्रशासकीय कार्य हैं इनको सुचारू रूप से चलाया जा सके। मतलब कि तार्किक यानी कि तर्क के आधार पर इसका गठन होता है। इसमें वैधानिक चीज़ें रहती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी कैसे भी पूरा वैधानिक तरीके से सब कुछ एक पहले से डिफाइंड होता है। तो तार्किक रूप से उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, तार्किक का मतलब होता है कि उद्देश्यों के ध्यान में रखते हुए लिखित रूप से वैधानिक तरीके से जो कार्य होता है उसको तार्किक कहते हैं। तो जो नौकरशाही है ये एक तरीके का वैधानिक संगठन होता है, उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। इसमें संस्तरण पाया जाता है, संस्तरणात्मक संगठन होता है। इसमें संस्तरण पाया जाता है, ऊंच नीच का क्रम पाया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी कैसे भी, एक हायरार्की पाई जाती है कि सबसे बड़ा ऑफिसर, फिर उससे नीचे का ऑफिसर, फिर उससे नीचे का ऑफिसर, ऐसे करके नौकरशाही की व्यवस्था होती है। और ये जो व्यवस्था है ये क्यों होती है? क्योंकि कोई भी व्यवस्था है तो उसका कोई ना कोई कार्य अवश्य होता है। तो जो नौकरशाही है इसका मुख्य कार्य क्या है? तो नौकरशाही का मुख्य कार्य होता है जो प्रशासकीय कार्य हैं, प्रशासन से रिलेटेड जो कार्य हैं उनको सही तरीके से चलाया जा सके। जैसे नीति बना दी गई, अब उन नीतियों को लागू कौन करेगा, उन नीतियों को पूरा कौन करेगा, तो ये सारा कार्य देखना होता है नौकरशाही को। तो नौकरशाही का मुख्य उद्देश्य होता है प्रशासकीय कार्यों को सुचारू रूप से चलाना। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो नौकरशाही में सबसे बड़ी बात है कि इसमें औपचारिक नियम होते हैं, लिखित नियम होते हैं। औपचारिक का मतलब होता है लिखित नियमों पर आधारित होती है, वैधानिक नियमों पर आधारित होती है। कोई ऐसे ही कुछ भी मौखिक तरीके से नहीं होता। नौकरशाही में सब कुछ लिखित होता है। कुछ भी अगर आप मौखिक तरीके से बोलोगे तो उसमें कुछ भी मान्य नहीं होगा। तो लिखित नियमों पर आधारित व्यवस्था होती है। ये एक संस्तरणात्मक व्यवस्था होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक हायरार्की पाई जाती है कि सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है वो उसका पद सबसे सर्वोच्च होता है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। अब जैसे कि आप अपने देश में ही ले लो तो राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री आता है, फिर मंत्री लोग आते हैं, फिर प्रदेश में मुख्यमंत्री आता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद दूसरे मंत्री लोग आते हैं। तो ये एक जो कार्यपालिका है ये हायरार्की में व्यवस्थित होती है। ऐसे ही किसी ऑफिस में ले लो आप, वहाँ भी आप देख सकते हो कि जो उसका मैनेजर होता है, उसका बॉस होता है, वो सबसे सुप्रीम होता है। फिर उसके बाद उसके अन्य कर्मचारी आते हैं, फिर उसके अन्य कर्मचारी आते हैं। थर्ड एग्जाम्पल आप किसी कॉलेज या किसी स्कूल का ले सकते हो। वहाँ भी आपको हायरार्की देखने को मिलती है कि जो प्रबंधक है वो सबसे सुप्रीम होता है, उसके बाद जो प्रधानाचार्य है वो होता है, फिर जो टीचर्स हैं वो होते हैं, उसके बाद जो कार्यालय के लिपिक होते हैं, या फिर उसके बाद जो लोग काम करने वाले जो लोग होते हैं वो लोग होते हैं। तो ये एक संस्तरण पाया जाता है, ऊंच नीच का क्रम पाया जाता है कि जो सबसे ऊंचा पद है वो सबसे सर्वोच्च माना जाता है, फिर उसके बाद उससे नीचे, फिर उससे नीचे, ऐसे करके संस्तरण पाया जाता है इस व्यवस्था में। और क्या होता है? इसमें श्रम विभाजन होता है, और वो भी सरल रूप में नहीं, जटिलतम रूप में, कि डिवाइडेड है कि ये काम यही करेंगे तो वो काम वही करेंगे। जैसे बाबू लोग जो दफ्तरों में होते हैं उनका काम होता है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना। जितने भी बड़े अधिकारी लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं कि क्या सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा। योजना बनाने वाले, कार्य करने वाले, प्रोडक्शन देखने वाले, सबका अलग अलग होता है। किसी ऑफिस में आप चले जाओ तो वहाँ पे आप देखोगे कि प्रोडक्शन की यूनिट अलग है, जो लोग मैनेजमेंट का जो काम करते हैं उनकी यूनिट अलग है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो जिनका काम है तो उनकी यूनिट अलग है। तो जो नौकरशाही है इसमें श्रम विभाजन जटिलतम रूप में पाया जाता है। आधुनिक समाज की ये विशेषता है, तो श्रम विभाजन जटिलतम रूप में पाया जाता है। इसमें जो पद हैं ये अवैयक्तिक होते हैं। अब ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है कि पद अवैयक्तिक कैसे होते हैं। अवैयक्तिक का मतलब होता है कि किसी पर्सन का उस पे
पूर्णतः कोई अधिकार नहीं होता कि किसी को कोई पद मिल गया तो ये नहीं है कि ये उसका हो गया, उसका नहीं होता, ठीक है। उस पद की महिमा होती है जब तक कि वो व्यक्ति उस पे बना रहता है, उस पे उस व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता, वो उसकी निजी संपत्ति नहीं होती। जैसे आपकी निजी संपत्ति है कोई, सपोज आपने कार ली, वो आपकी निजी संपत्ति है, आप जिसको चाहो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, जिसको चाहो उसको दे सकते हो, जिसको चाहो उसको बेच सकते हो, मतलब कि आपका खुद का अधिकार होता है। लेकिन जो नौकरशाही है, इसमें जो पद होते हैं, इसमें व्यक्ति का वो व्यक्तिगत पद नहीं होता है, अवैयक्तिक होता है। वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है चीज़ों को, सिर्फ वही उस पर बना रह सकता है। ऐसा नहीं कि वो अपनी पीढ़ियों को हस्तांतरित कर दे या उससे रिलेटेड उसमें कोई परिवर्तन कर दे, ऐसा वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो पद अवैयक्तिक होता है। और क्या होता है, नौकरशाही में फाइल व्यवस्था होती है, कुछ भी बिना फाइलों के नहीं होता है, हर एक चीज़ का फाइल बना होता है। तो फाइल व्यवस्था यहाँ पे पाई जाती है। नौकरशाही का एक निश्चित ढांचा होता है और एक ऑफिस होता है, मतलब कि उसमें एक स्ट्रक्चर बना होता है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि संस्करण होता है, तार्किक नियम होते हैं, वैधानिक चीज़ें होती हैं, तो एक ढांचागत व्यवस्था होती है। कुछ भी तितर बितर इधर उधर कुछ भी नहीं होता, सब कुछ निश्चित होता है। तो हर एक चीज़ का एक स्ट्रक्चर बना होता है, एक निश्चित ऑफिस होता है जहाँ पे सभी लोग कार्य करते हैं। और जो कम्युनिकेशन है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है, वो लिखित होती है। नौकरशाही में कुछ भी अलिखित नहीं होता है। कोई भी कम्युनिकेशन अगर आप मौखिक तौर पर करते हो तो वो मान्य नहीं होती है। तो कम्युनिकेशन जो है वो रिटन फॉर्म में मान्य होता है। तो कम्युनिकेशन सारा लिखित होता है ज़्यादातर। तो ये है अकॉर्डिंग टू वेबर नौकरशाही, जो कि आजकल पूरे सारी चीज़ों को लेती जा रही है। जो नौकरशाही की तार्किकता है, ये सभी चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करती जा रही है। यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आया वेबर का, जिसको कहते हैं यौक्तिकरण या रैशनैलिटी। क्या होता है ये? वेबर ने कहा कि तार्किकता का मतलब होता है साध्य के अनुसार उचित साधनों का चयन। आपका जो उद्देश्य है, साध्य का मतलब है आपका उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य के अनुसार आप कौन कौन से साधन चुन रहे हो। आपका उद्देश्य है लेक्चरर बनना, तो लेक्चरर बनने के लिए आप किस कोचिंग में जा रहे हो, कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, ये है आपकी तार्किकता। आपका उद्देश्य है बहुत ज़्यादा पैसे कमाना, तो उन पैसे कमाने के लिए क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हो उचित साधनों के द्वारा, ये है तार्किकता। तो तार्किकता का मतलब हुआ कि जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा साध्य है, उसी के अनुसार उचित साधनों का हम चयन करें सोच विचार करके। तार्किकता का मतलब हुआ सोच विचार करके हम अपने उद्देश्य के अनुसार साधनों को चुने, साधनों का चयन करें। ये जो तार्किकता है या जो ये यौक्तिकरण है, वेबर ने इसको तार्किकता की बजाय रैशनैलिटी या यौक्तिकरण कहा है। ये यौक्तिकरण आजकल हर जगह पे विद्यमान है। व्यक्ति जितना ज़्यादा मॉडर्न होता जा रहा है, उतना ही ज़्यादा वो हर चीज़ों में तार्किक दृष्टिकोण लाता जा रहा है। पहले क्या था? धर्म में तार्किकता नहीं थी। व्यक्ति कुछ भी जो उसका पहले से परंपरा चली आई होती थी, जो कोई अंधविश्वास थे, उनको भी मान लेता था। लेकिन अभी वो तर्क के आधार पर परीक्षण करता है, जो चीज़ें उसे वैज्ञानिक दिखाई देती हैं उन्हीं को वो मानता है। ये जो यौक्तिकरण है, ये जो तार्किकता है, ये हर जगह पर विद्यमान हो रही है। और वेबर ने कहा कि ये लौह पिंजरे के समान होती जा रही है, यानी कि तार्किकता धीरे धीरे व्यक्ति को सब कुछ अपने घेरे में लेती जा रही है, जिससे जो व्यक्ति है उसको बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो इसे इन्होंने कहा कि लौह पिंजरे का नियम है। यौक्तिकरण हर चीज़ को अपने अंदर समाहित करता जा रहा है। हर चीज़ में अब व्यक्ति तार्किकता के आधार पर परीक्षण करता है। इन्होंने दो प्रकार के एक्शन बताए हैं। जो तार्किक क्रियाएं हैं उसको दो प्रकार इन्होंने बताए हैं। एक इन्होंने बताया वर्त रैशनल और दूसरा बताया जैक रैशनल। पहला कौन सा? वर्त रैशनल, और दूसरा बताया जैक रैशनल। नेक्स्ट चीज इन्होंने बताई प्रोटेस्टेंट एथिक्स और पूंजीवाद का उद्भव किस तरीके से हुआ। इन्होंने विश्व के 6 महान धर्मों का अध्ययन किया। वो कौन कौन से धर्म थे? तो वो धर्म थे कन्फ्यूशियस,
हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम और यहूदी, ये 6 धर्मों का इन्होंने अध्ययन किया और इसमें इन्होंने पाया कि जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म की 2 जो शाखाएं हैं, एक है प्रोटेस्टेंट, एक है कैथोलिक। कैथोलिक पुरानी शाखा है जो थोड़ी सी रूढ़िवादी होते हैं और प्रोटेस्टेंट एक नवीन शाखा है। नवीन शाखा जो कि प्रोटेस्टेंट उनको क्यों कहा गया, क्योंकि उन्होंने कैथोलिक लोगों का प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था। इसको किसने चलाया था? मार्टिन लूथर ने। तो ईसाई धर्म की जो दूसरी शाखा है, दूसरा संप्रदाय है प्रोटेस्टेंट संप्रदाय, जो नवीन संप्रदाय है, उन लोगों में कुछ ऐसे एथिक्स हैं जिनकी वजह से पूंजीवाद यूरोप में जल्दी आया। इन्होंने ये देखने की कोशिश करी कि जो पूंजीवाद है उसका उद्भव कैसे हुआ, किस तरीके से वो यूरोप में पहले आया, बाकी देशों में बाद में आया। तो इन्होंने माना कि जो बाकी देशों के धर्म हैं, जो बाकी देशों के धार्मिक विचार हैं, यानी कि एथिक्स हैं, मॉरल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो पूंजीवाद के खिलाफ हैं। जबकि जो ईसाई धर्म का प्रोटेस्टेंट धर्म है, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय है, उसके जो एथिक्स हैं, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, उसकी जो मॉरल्स हैं, वो कुछ हद तक पूंजी के संचय को प्रोत्साहित करते हैं। और जब पूंजी का संचय होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का जन्म होता है, तो वहीं से पूंजीवाद का उद्भव होता है। तो इन्होंने कहा कि पूंजीवाद के उद्भव के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म के आचार विचार उत्तरदायी हैं। अब इसी को बोला जाता है कि इन्होंने विचारों के माध्यम से परिवर्तन को बताया, विचारों के माध्यम से, एथिक्स के माध्यम से, मूल्यों के माध्यम से, मॉरल्स के माध्यम से, वैल्यूज़, एथिक्स, मॉरल्स, इन सभी के माध्यम से इन्होंने परिवर्तन को बताया। तो ये कहीं भी क्वेश्चन आए तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, वेबर को लगाना है, ठीक। तो इन्होंने बताया कि वो कौन कौन सी चीज़ें थी जिससे प्रोटेस्टेंट धर्म पूंजीवाद को प्रोत्साहित करता है। तो वो मान्यताएं थी कि जैसे प्रोटेस्टेंट धर्म में माना जाता था कि जो पूंजी संचय है ये बुरी बात नहीं है, आप पूंजी का संचय कर सकते हो, आपको उसकी इजाज़त दी हुई थी वहाँ पे। अब जब पूंजी का संचय होगा तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जन्म होगा और उससे क्या होगा कि धीरे धीरे पूंजीपतियों का उद्भव हुआ और पूंजीवाद आया। प्रोटेस्टेंट धर्म में माना जाता है कि कर्म ही पूजा है। पहले क्या माना जाता था कि जो कैथोलिक थे या फिर जो हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, यहूदी, कन्फ्यूशियस, ये सब लोग थे, तो ये बाकी के धर्म क्या मानते थे कि ईश्वर की पूजा करना ही अंतिम उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्त करना ही अंतिम उद्देश्य है। लेकिन प्रोटेस्टेंट धर्म के जो अनुयायी थे, उनके जो एथिक्स थे, वो कहते थे कि आप यदि अपने काम को ठीक तरीके से कर रहे हो तो आप ईश्वर की सबसे अच्छी पूजा कर रहे हो। तो कर्म ही पूजा है, जो कार्य आपको दिया गया है उसकी अच्छे तरीके से पूजा करो। फिर थर्ड बताया इन्होंने कि ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है, कि आप ईमानदारी से अपने कार्य को करो। यदि आप 1 पैसा बचा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप 1 पैसा कमा रहे हो। तो पूंजी संचय, कर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, ईमानदारी के साथ अपने काम को करना, ये सारे कुछ ऐसे एथिक्स थे जिनसे प्राइवेट प्रॉपर्टी का जन्म हुआ, पूंजीपतियों का जन्म हुआ, जिससे कि बाद में यही आगे चल करके पूंजीवाद बन गया। इसी को कहते हैं कि इन्होंने सामाजिक परिवर्तन में विचारों को इम्पोर्टेंस दी। जो वेबर थे ये मार्क्स के अपोजिट थे। मार्क्स का क्या मानना था कि जब आर्थिक संस्थाओं में या आर्थिक परिवर्तन होते हैं तब संपूर्ण संरचना बदलती है, लेकिन मार्क्स के अकॉर्डिंग ना जा करके वेबर ने इनके उल्टा बताया कि सामाजिक परिवर्तन धार्मिक विचारों की वजह से होता है। जब धार्मिक विचार बदलते हैं तो आर्थिक संस्थाएं बदल जाती हैं। मतलब मार्क्स ने क्या कहा कि जब आर्थिक संस्था बदलेगी तो धर्म बदलेगा, लेकिन वेबर ने क्या कहा कि जब धर्म बदलेगा यानी धार्मिक विचार बदलेंगे तो सब कुछ बदलेगा। तो धार्मिक विचार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो एथिक्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो मॉरल्स हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हैं अकॉर्डिंग टू वेबर। तो वेबर ने मार्क्स को एक तरीके से उल्टा किया, इसीलिए इनको कहा जाता है कि मार्क्स का भूत। और वेबर को मार्क्स का भूत किसने कहा था? तो ये नोट कर लीजिए, ये कहा था आपके एंथोनी गिडिंग्स ने। किसने कहा था?
गिडिंग्स ने कहा था वेबर को मार्क्स का भूत, क्योंकि इन्होंने धार्मिक विचारों को महत्व दिया और बताया कि धार्मिक विचारों में परिवर्तन आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तन लाता है, यानी कि मार्क्स के विपरीत हो गए ये। अब देख लेते हैं इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ, जो कि ऐसे हैं। पहली कृति है इनकी प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, दूसरी है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, थर्ड बुक है सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, फोर्थ है रिलीजन ऑफ इंडिया, फिफ्थ है रिलीजन ऑफ चाइना एंड सिक्स है द सिटी। तो इसमें से जो ये पहली बुक है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में इन्होंने पूंजीवाद के उद्भव की जो पृष्ठभूमि है वो बताई थी कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स की वजह से यूरोप में पूंजीवाद पहले आया। तो एथिक्स ही सामाजिक परिवर्तन को जन्म देते हैं, सामाजिक परिवर्तन के लिए सहायक होते हैं। दूसरी जो ये बुक थी इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बुक भी एग्ज़ाम में पूछी गई है, तो ये बुक भी आप बिल्कुल रट लीजिए। और जो ये लास्ट बुक है द सिटी, इसमें इन्होंने शहरों से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं, तो ये बुक भी इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये इनकी कृतियाँ थी, ये आप इनको याद कर लीजिए और अच्छे से इनका रिवीजन करिए। इस पे टाइम देखिए, सोचिए, समझिए, चिंतन मनन करिए कि आपने आज के लेक्चर से क्या समझा। ऐसे ही करते चलिए, आपका जो गोल है वो आपको जल्दी ही अचीव होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।